कहते हैं आज किसी शहर में बिजली की कुछ चमक भर बची है। कुछ शहरों में नेटवर्क आखिरी सांसें ले रहा है। इंटरनेट जो कभी पूरी दुनिया को जोड़कर एक छोटे से स्क्रीन पे समेट लेता था, उसके चले जाने से अब ये दुनिया छोटी सी लगने लगी है। भविष्य का ये एक अजीब दौर है जहां टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी अब इतिहास की बातें बन चुकी हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट सब खत्म हो चुका है और इसकी वजह एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बरसों से कहा जाता रहा कि एक दिन वो टेक्नोलॉजी इंसानियत से जरूर टकराएगी और जब ऐसा होगा तो इंसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। कहानी शुरू होती है आज से 5 साल पहले। एक मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर विल कास्टर ब्रह्मांड की गहराइयों और इंसान की चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस को समझने में जुटा था। विल की टीम एक ऐसा कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रही थी जो खुद सोच सके, एक सेंटिएंट कंप्यूटर जिसमें इंटेलिजेंस के साथ साथ एक इंसान की तरह सेल्फ अवेयरनेस हो, जो अपने अस्तित्व को महसूस करे और खुद सोचकर फैसले ले। हालांकि विल ने ऐसा ही एक सुपर कंप्यूटर बना तो लिया था, पर वो भी फुली कॉन्शियस नहीं था। उस सुपर कंप्यूटर को विल ने नाम दिया था पिन, जो इंसानों द्वारा अब तक की बनाई गई सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। अब विल का मकसद था पिन को सेल्फ अवेयर बनाना, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। टेक्नोलॉजी के साथ साथ विल को प्रकृति से भी प्यार था। उसकी सोच हमेशा एक ही रही कि टेक्नोलॉजी और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ एक सुबह विल अपने गार्डन में फैराडे केज बना रहा था। फैराडे केज दरअसल एक तरह का कॉपर का पिंजरा होता है जो सारे वायरलेस सिग्नल्स जैसे मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई आदि को ब्लॉक कर देता है। विल ये सब अपनी पत्नी एवलिन के लिए कर रहा था, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। एवलिन भी एक साइंटिस्ट थी और विल के ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उनके ख्यालात एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। एवलिन हमेशा कहती थी कि उनके गार्डन में एक ऐसी जगह हो जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ना पहुंच सके, जहां एक सुकून हो ताकि वे बिना किसी डिस्टरबेंस के शांति से एक दूसरे के साथ समय बिता सके। इसलिए विल उसके लिए ये फैराडे केज तैयार कर रहा था। विल का ये प्यार एवलिन के चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान छोड़ जाता था। इन्हीं प्यार भरे लम्हों के बीच एवलिन ने विल को याद दिलाया कि उन्हें कुछ ही देर में एक सेमिनार के लिए जाना है। वे तैयार होकर सेमिनार के लिए निकल गए। इसी दौरान शहर में विल के 2 दोस्त डॉक्टर केसी और डॉक्टर जोसेफ टैगर अलग अलग लैब में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। जोसेफ हेड प्रोग्रामर और रिसर्चर था और गवर्नमेंट से जुड़े साइबर डिफेंस प्रोग्राम पर काम कर रहा था। उसका मकसद था ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो अपराधियों को पकड़ने और किसी पेचीदा केस को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सके। वहीं केसी की सोच सबसे अलग थी। जहां पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की रेस में लगी थी, वहीं केसी इंसानी दिमाग को ही सीधा कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए वो एक बंदर के दिमाग पर रिसर्च कर रहा था। मकसद था बंदर की चेतना यानी कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर में ट्रांसफर करना। इसी बीच उधर विल और एवलिन सेमिनार में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उनके कलीग मैक्स से हुई, जो एक जाना माना न्यूरो साइंटिस्ट था और विल और एवलिन का बेस्ट फ्रेंड भी। सेमिनार में विल ने वहां मौजूद स्टूडेंट्स और रिपोर्टर्स को अपने रिसर्च के बारे में बताया। उसने बताया कि क्यों दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। वजह है उन चुनौतियों से निपटना जो एक इंसानी दिमाग की समझ से परे है। 1,30,000 सालों से हमारी सोचने की ताकत जस की तस बनी हुई है। अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूरोसाइंटिस्ट, इंजीनियर और मैथमेटिशियंस को हम साथ लाएं, तो भी उनकी सोचने की शक्ति एक बेसिक एआई के मुकाबले भी कम ही होगी। लेकिन क्या हो अगर एक सुपर इंटेलिजेंट सेंटिएंट मशीन इंसानों को मिल जाए? ऐसा मशीनी दिमाग न सिर्फ कैंसर, अल्जाइमर्स जैसे लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढ सकता है, बल्कि दुनिया से गरीबी, बीमारी और पर्यावरण की समस्याओं को भी ठीक कर सकता है और जवाब दे सकता है उस बड़े सवाल का जो अब तक इंसानों की समझ से परे है कि आखिर चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस क्या है? क्या वाकई आत्मा जैसी कोई चीज भी होती है? अगर हाँ, तो फिर ये कहाँ मौजूद है? इस तरह सेमिनार खत्म हुआ और विल अपने चाहने वालों को ऑटोग्राफ देता हुआ ऑडिटोरियम से बाहर जाने लगा, पर तभी अचानक ही भीड़ में से एक आदमी ने बंदूक निकाली और विल को शूट कर दिया। फिर उसने अपनी गर्दन पे गन रखकर खुद को भी उड़ा लिया, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी गोली विल के पेट को बस छूकर निकली थी, जिससे विल को बस हल्की चोट आई। एवलिन और मैक्स उसे फौरन हॉस्पिटल ले गए। कुछ समय बाद विल जब हॉस्पिटल से ठीक होकर आया, तभी उसने न्यूज में एक चौंकाने वाली खबर देखी। बताया जा रहा था कि आज न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन डीसी में मौजूद कंप्यूटर लैब्स में अटैक हुए। कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो कहीं खाने में जहर मिला दिया गया।
इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए। गौर करने वाली बात थी कि ये सारे के सारे अटैक्स उन लैब्स में हुए थे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च किया जा रहा था। मैक्स ने विल को बताया कि इस हमले में डॉक्टर केसी भी मारे गए, लेकिन किस्मत से डॉक्टर जोसेफ बच गए। हालांकि बाकी जितने भी रिसर्चर्स थे उनके एआई प्रोग्राम नष्ट हो गए, लेकिन गनीमत थी कि विल का सुपर कंप्यूटर पिन सही सलामत था। ये सुनकर विल की जान में जान आ गई। विल उसी वक्त अपने लैब आया जहां उसकी मुलाकात एफबीआई एजेंट ब्यूकानन से हुई। ब्यूकानन ने बताया कि इस हमले में रिफ्ट का हाथ है। रिफ्ट यानी कि रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का विरोध करने वाला एक टेररिस्ट ग्रुप, जिनका मानना था कि इंसानों को टेक्नोलॉजी से आजाद होना चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अप्राकृतिक और बहुत ही भयानक चीज है जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। इन्हीं बातों के बीच अचानक ही विल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां हो रही थी और सिर भी दर्द से फटा जा रहा था। एवलिन और मैक्स उसे हॉस्पिटल ले आए। कुछ टेस्ट के बाद पता चला कि विल को जो गोली लगी थी उसमें पोलोनियम नाम का रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा था, एक ऐसा जहर जो रेडिएशन पॉइजनिंग का कारण बनता है। विल के घाव के जरिए वो उसके खून में पूरी तरह फैल चुका है, इसलिए अब विल को बचा पाना नामुमकिन है। विल 3 से 4 हफ्तों में मरने वाला है। ये सुनकर एवलिन और मैक्स सदमे में आ गए। वहीं विल भी अपनी किस्मत को कोसने लगा। कुछ समय बाद एवलिन और मैक्स विल को घर ले आए। विल ने अपने बचे हुए दिन एवलिन के साथ गुजारने का फैसला किया। उसने अपने सारे रिसर्च पेपर्स जोसेफ को सौंपने के लिए एवलिन को भेजा और कहा कि वो हमेशा के लिए उसके बनाए पिन को शट डाउन कर दे। एवलिन मायूसी से लैब में आ गई। वो किसी भी हाल में विल को खोना नहीं चाहती थी, पर तभी डॉक्टर केसी के रिसर्च पेपर्स पर उसकी नजर पड़ी, जिसमें केसी बंदर के कॉन्शियस माइंड को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। एवलिन उसी वक्त घर लौट आई और डॉक्टर केसी के रिसर्च की जांच करने लगी। उसने देखा कि केसी तो महीनों पहले ही बंदर के कॉन्शियस माइंड को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने में कामयाब हो गया था। कंप्यूटर में मौजूद बंदर के दिमाग में गतिविधियां होती दिखाई दे रही थी। एवलिन ने उसी वक्त मैक्स को बुलाया और उसे भी केसी के रिसर्च के बारे में बताते हुए आइडिया दिया कि जिस तरह केसी ने बंदर का कॉन्शियसनेस कंप्यूटर में अपलोड करके एक तरह से बंदर को कंप्यूटर में जिंदा कर दिया, वैसे ही वे लोग भी विल के कॉन्शियसनेस को विल के बनाए सुपर कंप्यूटर पिन में अपलोड कर सकते हैं। वे उसकी पूरी यादें, सोच और पहचान को मशीन में अपलोड करके उसे डिजिटली जिंदा रख सकते हैं। लेकिन मैक्स को ये बेवकूफी लग रही थी। उसने कहा, विल कोई बंदर नहीं है। ये बहुत खतरनाक और नैतिक रूप से गलत हो सकता है। अगर दिमाग का कोई हिस्सा मिस हो गया, जैसे कोई याद, कोई सोच, कोई भावना, तो मशीन में जो इंसान आएगा वो विल नहीं होगा। पता नहीं वो क्या बन जाएगा। पर एवलिन भी जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि विल को बचाने का सिर्फ यही आखिरी रास्ता है। मैक्स भी विल को बचाना चाहता था। उसने एवलिन के इस आइडिया को एक मौका दिया। एवलिन विल के लैब में गई और पिन को हमेशा के लिए स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन उसने पिन का कोर चुरा लिया जो पिन का ब्रेन था। फिर उसने मैक्स के साथ मिलकर एक खुफिया जगह पर एक्सपेरिमेंट शुरू की। विल को न्यूरल वायर से जोड़कर वे उसके दिमाग को कॉपी करने लगे। दिन रात मेहनत और घंटों तक जागकर एवलिन और मैक्स काम करते रहे। लेकिन फिर एक सुबह जब एवलिन विल को दवाई देने गई तो देखा कि विल का शरीर सख्त पड़ चुका था। विल दुनिया से चल बसा था। एवलिन अंदर तक टूट कर रह गई। ऐसे वक्त में मैक्स ने उसे संभाला। उन्होंने सम्मान पूर्वक विल का अंतिम संस्कार किया। विल के जाने के बाद भी एवलिन कई दिनों तक इस उम्मीद में थी कि विल का दिमाग अभी कंप्यूटर में जिंदा है। वो उसके दिमाग से कॉपी हुए डेटा को डिकोड करने की कोशिश करती रही, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्रिप्टोग्राफी और कोडिंग के जरिए। लेकिन स्क्रीन पर बस झिलमिलाहट के अलावा कुछ भी समझने लायक नहीं था। एवलिन बहुत ज्यादा मायूस हो गई, पर मैक्स ने उसे समझाया कि विल जा चुका है। उसे कंप्यूटर में ढूंढने की और कोशिश अब बेकार है। एवलिन ने भी इस हकीकत को मान लिया और सिस्टम को हमेशा के लिए शट डाउन करने गई। पर तभी मैक्स ने उसे रोका। मैक्स का चेहरा हैरानी से सुन पड़ चुका था, क्योंकि स्क्रीन पर एक टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा था। क्या कोई है? कोई मुझे सुन पा रहा है? उसे पढ़कर एवलिन के शरीर में ठंडी सरसरी सी दौड़ गई। वो मैसेज विल का ही था। एवलिन और मैक्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एवलिन ने खुशी के आंसू छलकाते हुए जल्दी माइक और स्पीकर ऑन किया और कहा, विल, हम यही हैं। हम तुम्हें सुन पा रहे हैं। क्या तुम हमें देख सकते हो? उसी पल स्पीकर से कुछ शोर शराबे के बीच एक आवाज आई, हाँ सुन सकता हूँ। यहाँ बस अंधेरा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। तब एवलिन ने जल्दी कैमरा ऑन किया और पूछा, विल, क्या अब तुम हमें देख पा रहे हो? विल ने जवाब दिया, हाँ एवलिन, मैं देख पा रहा हूँ।
एवलिन की खुशी का ठिकाना ना रहा। हालांकि स्पीकर से विल की बस टूटी फूटी आवाजें आ रही थी, मानो वो बिखरे शब्दों को समेटकर बोलने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक ही कंप्यूटर अपने आप ही चलने लगा। विल ने खुद ही अपने सिस्टम को डायग्नोज कर लिया और अपनी कोडिंग को सही ऑर्डर में ले आया, वो भी बिजली सी तेजी के साथ। ये देख एवलिन और मैक्स दंग रह गए। अब विल के शब्द साफ थे। उसने कहा, एवलिन, मेरा दिमाग इतनी तेजी से काम कर रहा है कि मैं खुद को सोचने और जानकारी हासिल करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे खुद को और विकसित करने के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। मुझे ऐसा प्रोसेसर चाहिए जो इस सिस्टम से 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो। ये कहते हुए विल ने एवलिन को स्क्रीन पर एक डिजाइन दिखाया और बोला, अब मैं नई तकनीक और ऐसे डिजाइन सोच सकता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये डिजाइन है उस प्रोसेसर का जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इस नए अनुभव को बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग पूरी तरह आजाद हो गया हो। एवलिन, तुम्हें मुझे ऑनलाइन करना होगा। मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स, एजुकेशनल डेटाबेसेस तक भी पहुंच चाहिए। ये सुनकर एवलिन की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन तभी मैक्स के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, एवलिन, हम ये कैसे मान ले कि ये सच में विल ही है, क्योंकि हमने विल के कॉन्शियसनेस को एआई पिन के कोर में अपलोड किया था। पर हमें क्या पता कि उसकी यादें, सोच और इंसानियत पूरी तरह ट्रांसफर हुई भी है या नहीं। लेकिन एवलिन ने कहा, कहना क्या चाहते हो मैक्स? ये विल नहीं तो और कौन हो सकता है? इस पर मैक्स बोला, हो सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिन हो और उसने विल के कॉन्शियसनेस को ओवरटेक कर लिया हो। जरा सोचो, अभी उसे जागे कुछ मिनट ही हुए हैं और वो इंटरनेट कनेक्शन चाहता है। वो और ज्यादा पावरफुल होना चाहता है, लेकिन किस लिए? इस दौरान विल स्क्रीन पर अपनी और एवलिन की पुरानी यादों की कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा था। एवलिन ने कहा, तुमने देखा नहीं? ये विल की यादों के दृश्य हैं। ये वो जगह है जहां मैं और विल पहली बार मिले थे। लेकिन मैक्स ने कहा, एवलिन, ये स्टॉक इमेजेस भी तो हो सकते हैं। भूलो मत, पिन एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो आसानी से ये सब एक्सेस कर सकता है। मेरी बात मानो एवलिन, हमें जब तक प्रूफ नहीं मिलता कि ये सच में विल ही है, तब तक हमें इसे बंद रखना होगा। लेकिन अब एवलिन मैक्स से बहुत ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से में उसे वहां से भगा दिया। मैक्स एवलिन का ये बर्ताव देख नाराज हो गया। एक बार में कुछ वक्त बिताकर वो जब बाहर निकल रहा था, तभी कुछ लोगों ने मैक्स को किडनैप कर लिया और उसे उठाकर अपने अड्डे पे ले आए। वो और कोई नहीं, एंटी टेक्नोलॉजी टेररिस्ट रिफ्ट के लोग थे। उन्होंने पीट पीट कर मैक्स का बुरा हाल कर दिया। इतने में ही ब्री नाम की एक लड़की वहां आई। ब्री ही रिफ्ट की लीडर थी। ये रिफ्ट यंग लोगों का ही एक दल था, जहां सारे के सारे टेक्नीशियंस और हैकर्स थे। ब्री ने अपने जासूस विल की लैब में भी तैनात कर रखे थे, जिससे उसे पता चल चुका था कि पिन का कोर और डॉक्टर केसी के रिसर्च फाइल्स एवलिन के पास है। इससे ब्री समझ चुकी थी कि एवलिन और मैक्स ने विल के कॉन्शियसनेस को पिन के सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया है। ब्री को डर था कि अगर एवलिन ने विल को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया तो वो कुछ ही सेकंड्स में खुद को सारी दुनिया के कंप्यूटर्स में कॉपी कर लेगा। ब्री मैक्स से पूछने लगी कि एवलिन का खुफिया लैब कहाँ है, ताकि इंटरनेट से जुड़ने से पहले उसे खत्म कर सके। लेकिन मैक्स ने किसी भी कीमत पर उन्हें एवलिन का पता बताने से मना कर दिया। लेकिन तभी ब्री के एक हैकर ने मैक्स के मोबाइल से डिटेल लेकर एवलिन की लोकेशन ट्रेस कर ली। वे लोग मैक्स को वहां बांधकर उसी वक्त उस लोकेशन की तरफ बढ़ गए। लेकिन जब तक वे लोग उस लोकेशन पर पहुंचे, तब तक एवलिन विल को इंटरनेट से कनेक्ट कर चुकी थी। ब्री और उसके साथियों को आते देख एवलिन वहां से भाग निकली। एवलिन को अब उस सिस्टम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद विल अब दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में था। जो चीज इंटरनेट से जुड़ी थी, उन सबको विल एक्सेस कर सकता था। विल ने एवलिन के मोबाइल पर उसे कॉल किया और उसे किसी सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। पल भर में ही उसने एवलिन के नाम की एक कंपनी खड़ी कर दी और उसके अकाउंट में अरबों रुपए ट्रांसफर कर दिया। एवलिन के होश उड़ गए। विल ने अपना एक डिजिटल रूप तैयार कर लिया। अब एवलिन टैब पर विल को देख पा रही थी। विल ने एवलिन को शहर से मीलों दूर एक टाउन में भेजा, एक सुनसान टाउन में जो चारों ओर से बीहड़ रेगिस्तान से घिरा था। विल ने उस पूरे इलाके को एवलिन के नाम कर दिया था। मकसद था वहां एक बड़ा डेटा सेंटर और प्रोसेसर का निर्माण करवाना, जिसमें विल सुरक्षित रह सकता था। एवलिन ने एक इंजीनियर मार्टिन को हायर किया और उस बड़े से इलाके में एक विशाल अंडरग्राउंड डेटा सेंटर का निर्माण शुरू कर दिया, बिल्कुल विल के दिए डिजाइन के मुताबिक। इसी दौरान दूसरी ओर रिफ्ट के जासूसों की नजर हर वक्त एवलिन और उसके काम पर थी। वहीं मैक्स अब रिफ्ट के साथ था। हालांकि रिफ्ट का तरीका गलत था, लेकिन मैक्स की नजरों में वो एआई को खत्म करके सही कर रहे थे, क्योंकि वो भी हमेशा से यही मानता आया था कि मशीनों का मकसद होना चाहिए इंसानी दिमाग की क्षमता को बढ़ाना, ना कि इंसानी दिमाग की जगह लेना। इसी दौरान ब्री मैक्स के पास कुछ फोटोग्राफ्स लेकर आई।
फोटोग्राफ्स उसी टाउन के जहां एवलिन विल के दिए डिजाइन को हकीकत में तब्दील कर रही थी। ब्री ने मैक्स से पूछा, वो यहाँ कुछ बड़ा बना रहे हैं, लेकिन क्या? मैक्स उन फोटोग्राफ्स को देख ठिठक गया। उसे समझ आ गया कि एवलिन एक पावरफुल डेटा सेंटर का निर्माण कर रही है। मैक्स को अब भी पूरा यकीन था कि एवलिन जिसे विल समझ रही है वो विल नहीं बल्कि एक एडवांस एआई है जो शक्तिशाली होना चाहता है। मैक्स ने कहा, एआई अपना बेस बना रहा है ताकि कोई इंसान या संस्था उसे नुकसान न पहुंचा सके। उसे बिजली, डेटा और संसाधनों की जरूरत है और वो ऐसी जगह ढूंढ चुका है जहां ये सब मिल सके। इस बेस के बनने के बाद उसका मकसद सिर्फ खुद की रक्षा करना नहीं रह जाएगा, वो विकसित होगा, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा और उसके बाद वो दुनिया को बदलना शुरू करेगा अपने मुताबिक। ब्री ने डरे हुए लहजे में कहा, फिर तो हमें उसे रोकना होगा। मैक्स बोला, नहीं रोक सकते, अकेले नहीं, और अभी तो बिल्कुल नहीं। हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक गवर्नमेंट और बाकी आम लोगों को भी इस टेक्नोलॉजी से खतरा महसूस ना हो। इसी तरह वक्त बीता और एवलिन की बदौलत कुछ ही महीनों में विल का डेटा सेंटर और लेबोरेटरी पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। अब विल सुरक्षित था और एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ तेजी से विकसित भी हो रहा था। एवलिन भी अब विल के साये में सुकून महसूस कर रही थी। वक्त ने करवट बदली और 2 साल बीत गए। अब विल न केवल पूरी तरह विकसित हो चुका था बल्कि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना ली थी जो दुनिया को एक नया रूप देने वाली थी और जो दुनिया की सारी समस्याओं का एकमात्र हल थी, नैनो टेक्नोलॉजी। किसी सूक्ष्म जीवों से भी छोटे ये नैनो रोबोट्स किसी भी आकार, किसी भी मटेरियल में ढल सकते थे, मुरझाए पौधे को जीवित कर सकते थे, गंदे पानी को पीने लायक साफ बना सकते थे, हवा से पॉल्यूशन को मिटा सकते थे। बस इतना ही नहीं, ये नैनोबॉट्स स्टेम सेल्स की तरह भी काम करते थे। जैसे कि हमारे शरीर में मौजूद स्टेम सेल्स किसी चोट या बीमारी के बाद नए सेल बनाकर शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं, ये नैनोबॉट्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करते थे। किसी भी डैमेज हुए सेल्स जैसे कि ब्लड सेल्स टिश्यू की जगह लेकर इंसान के किसी भी अंग को दोबारा बना सकते थे। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी चंद पलों में ठीक हो सकती थी। यहाँ तक कि कोई मरा हुआ इंसान भी दोबारा जीवित हो सकता था। इस टेक्नोलॉजी ने एवलिन को भी हैरान कर दिया। विल ने एवलिन को तसल्ली देते हुए कहा, शुरुआत में लोग इससे डरेंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंसानी समझ से परे है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब वे इसकी खासियतें देखेंगे कि कैसे ये लोगों को स्वस्थ और चमत्कारिक रूप से ठीक कर सकती है, तो वे डर की जगह उम्मीद से भर जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी उनकी जिंदगी बदल देगी। एवलिन बहुत खुश थी, जैसे अपने आंखों के सामने वो अपना सपना पूरा होते देख रही हो। इसी दौरान दूसरी ओर एवलिन का इंजीनियर मार्टिन एक कैफे का बिल भर रहा था। एवलिन और विल की बदौलत वो पैसों से मालामाल था। तभी 2 लफंगों ने उसके पास नोटों की गड्डी देखी। उनकी आंखें चमक उठी। फिर उसी रात जब मार्टिन सोलर पैनल्स की जांच कर रहा था, तभी वो 2 लफंगे वहां आ धमके। उन्होंने पहले तो मार्टिन को खूब पीटा, फिर उसके सारे पैसे लेकर भाग गए। कुछ समय बाद बाकी वर्कर्स घायल मार्टिन को उठाकर लैब में ले आए। मार्टिन मौत के बिल्कुल करीब था, उसका सिर फट गया था। एवलिन ने उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया। तभी कुछ ऐसा घटा जिससे वहां मौजूद सारे वर्कर्स की कंपकपी छूट गई। विल अपने रोबोटिक हाथ से उसका इलाज करने लगा। विल ने उसके अंदर नैनोबॉट्स इंजेक्ट किए जिन्होंने पलक झपकते ही मार्टिन के जख्मों को भर दिया। मार्टिन ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कभी जख्मी हुआ ही ना हो। कुछ समय बाद एवलिन मार्टिन की खैरियत जानने के लिए उसे ढूंढ रही थी। तभी उसने एक और हैरान कर देने वाला मंजर देखा। मार्टिन जो कल तक मौत के मुंह में था, आज अकेले ही 10 वर्कर्स का काम कर रहा था। लगभग 400 किलो के लोहे के पार्ट को वो किसी तिनके की तरह उठाकर सोलर पैनल से जोड़ रहा था। ये देख उसके बाकी वर्कर्स बहुत ज्यादा भयभीत हो उठे और सब के सब उसी वक्त काम छोड़कर भाग गए। तभी मार्टिन एवलिन के पास आया और बोला, मैंने कहा था ना एवलिन, शुरुआत में लोग इस टेक्नोलॉजी से डरेंगे। ये सुनकर एवलिन चौंक उठी क्योंकि ये शब्द तो विल के थे। मतलब साफ था, विल मार्टिन के अंदर था, उसके ब्रेन में, अपने नैनोबॉट्स के जरिए। विल ने कहा, एवलिन क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? पर एवलिन बहुत ज्यादा घबरा गई और वहां से भाग गई। एवलिन जो कल तक विल के साये में सुकून महसूस करती थी, अब उसके साये से भी घबरा रही थी। इसी दौरान दूसरी ओर रिफ्ट की लीडर ब्री अपने साथियों के साथ बहुत समय से विल की लेबोरेटरी के पास ही छुपकर रह रही थी। इसी बीच टाउन का एक बच्चा ब्री के पास आया। वो बच्चा ब्री का खबरी था। उसने ब्री को कैमरे में मार्टिन की वो फुटेज दिखाई जब मार्टिन लगभग 400 किलो का लोहे का पार्ट आसानी से उठा रहा था। उसे देख ब्री भी सन्न रह गई। उधर अब टाउन के सारे बूढ़े, बीमार और अपाहिज लोग विल की लैब में आने लगे थे।
एवलिन विल का इरादा समझ नहीं पाई। उसने विल से पूछा, ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? विल ने कहा, रिफ्ट ने मार्टिन का वीडियो वायरल कर दिया है। टाउन के गरीब मजबूर बेसहारा लोग मार्टिन को चमत्कारी रूप से ठीक होते और शक्तिशाली बनते देख इलाज की उम्मीद में यहाँ आ रहे हैं। एवलिन, अब वक्त आ गया है दुनिया को इस टेक्नोलॉजी से परिचित करने का, वायरल होने का, ताकि दुनिया के हर कोने से लोग इलाज के लिए यहाँ आए। इसी के साथ विल ने अपनी टेक्नोलॉजी से अपाहिज को दोबारा खड़ा किया, बूढ़े इंसान को जवान इंसान से भी ज्यादा ताकत दे दी और उनका ये नया रूप खुद ही इंटरनेट पर वायरल कर दिया, जिसके बाद दुनिया भर से बीमार लोग अपना इलाज कराने विल की लेबोरेटरी में आने लगे। लोगों को इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा होने लगा, लेकिन वही एवलिन को एक डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्योंकि उन सारे लोगों के अंदर नैनोबॉट्स थे, यानी कि विल का अंश। विल उनमें जिंदा था और कभी भी उनके माइंड को कंट्रोल कर सकता था। कुछ वक्त बाद ये टेक्नोलॉजी सरकार की नजरों में भी आ गई। FBI एजेंट ब्यूकानन और जोसेफ को जांच के लिए विल की लेबोरेटरी में भेजा गया। एवलिन ने उन्हें रिसीव किया और फैसिलिटी के अंदर ले आई। अंदर आते ही स्क्रीन पर मौजूद विल ने उनका वेलकम किया। विल को देख जोसेफ और ब्यूकानन चौंक उठे। जोसेफ ने एवलिन से पूछा, क्या ये टेक्नोलॉजी पिन पर बेस्ड है? इस पर विल ने जवाब दिया, पिन अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इंसानी सीमाओं के पार। ये कहकर विल ने जोसेफ और ब्यूकानन को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का एक नमूना दिखाया। विल ने अपनी नैनो टेक्नोलॉजी से एक जन्म से अंधे आदमी का इलाज करके उसे नई आंखें दे दी। ये देख जोसेफ और ब्यूकानन के अंदर भी डर की एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। अब वे लोग लैब से बाहर आ गए, जहां विल के कुछ मरीज अब मार्टिन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। विल ने उनके बारे में बताते हुए जोसेफ से कहा, चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। ये लोग खुद चलकर हमारे पास आए थे मदद मांगने के लिए और हमने उनकी मदद की। अब ये सभी लोग बेहतर बनाए जा चुके हैं, शरीर से भी दिमाग से भी। इनके दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क की तरह। हालांकि ये लोग अब भी सोचने के लिए आजाद हैं, लेकिन इनका दिमाग कलेक्टिव माइंड की तरह भी काम करता है। जरूरत पड़ने पर इनका माइंड आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बना लेता है और ये एक साथ मिलकर सोचने लगते हैं। इस तरह ये कहीं भी रहकर किसी भी काम को सही तालमेल के साथ कर सकते हैं। हालांकि जोसेफ के लिए ये हकीकत एक भयानक सपने की तरह थी। वो घबराया हुआ था। उसने एवलिन का हाथ थामकर उसे अलविदा किया और वहां से निकल गया, पर जाते जाते वो एवलिन के लिए चुपके से एक नोट छोड़ गया था। एवलिन ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाओ। एवलिन उसे पढ़कर कांप उठी। इसी दौरान दूसरी ओर लौटते वक्त एजेंट ब्यूकानन ने जोसेफ से पूछा, क्या लगता है आपको, क्या वो सचमुच विल ही था? इस पर जोसेफ ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, वो जो भी था अब विकसित हो चुका है। उसकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस अब AI के साथ मिलकर एक नई और अकल्पनीय शक्ति बन चुकी है। वो बाहर एक फौज खड़ी कर रहा है, ऐसी फौज जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि आपस में जुड़ी हुई है, एक ही सोच, एक ही इरादे से दुनिया को बदलने के। हमें जल्द से जल्द व्हाइट हाउस तक ये खबर पहुंचाना होगा। जोसेफ और ब्यूकानन वहां से निकल गए। मैक्स, जो अब रिफ्ट का ही हिस्सा था, जोसेफ से मिला। मैक्स के पास विल को खत्म करने का एक प्लान था। इस प्लान को अंजाम देने के लिए मैक्स ने रिफ्ट और US मिलिट्री को एकजुट किया। दरअसल मैक्स के दिमाग में एक ऐसे वायरस का आइडिया था जिसे अगर विल के सिस्टम में अपलोड कर दिया जाए तो विल का सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पर क्योंकि विल इंटरनेट की बदौलत दुनिया भर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में घुस चुका था, इसलिए ये वायरस इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी को भी हमेशा के लिए बंद करने वाला था, ताकि विल दोबारा कहीं और जीवित ना हो पाए। हालांकि ये रास्ता भयानक था, पर विल को रोकने का बस यही एक तरीका था। मैक्स और उसके साथियों ने एक अंडरग्राउंड सुरंग खोदी जो सीधा विल के सोलर पैनल्स तक पहुंचती थी। वहां बॉम्ब के धमाके कर मैक्स और उसके साथी अंदर घुस गए। उस वक्त एवलिन भी वहां मौजूद थी। विल ने उसी वक्त मार्टिन और अपने सारे वर्कर्स के माइंड को कंट्रोल कर उन्हें एवलिन की सुरक्षा में तैनात कर दिया। तभी मिलिट्री सोल्जर्स ने एक पल भी सोचे बगैर उन पर गोलियां बरसा दी। मार्टिन और सारे के सारे वर्कर्स धाराशाही हो गए। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देख मैक्स और सोल्जर्स के पसीने छूट गए। मैक्स और उसके साथियों के जख्म अपने आप ही भरने लगे। दरअसल नैनोबॉट्स ने अब उनके पूरे शरीर के सेल्स की जगह ले ली थी, जिससे अब वे लोग इंसान नहीं रहे थे बल्कि पूरी तरह एक सिंथेटिक ह्यूमन बन चुके थे, एक हाइब्रिड। वे लोग दोबारा जीवित हो उठे। डर के मारे मैक्स और उसके साथी सुरंग के जरिए वापस भागने लगे। मार्टिन पूरी तेजी से उनका पीछा करने लगा, लेकिन तभी आगे जाकर मैक्स और उसके साथी रुक गए। दरअसल ये एक जाल था। मैक्स के साथियों ने मार्टिन को फैराडे केज में बंद कर दिया।
जिसके अंदर किसी भी सिग्नल का आना और बाहर जाना नामुमकिन था। मार्टिन विल से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने मार्टिन को पकड़ा क्योंकि उसके अंदर विल का सोर्स कोड था जिसके जरिए मैक्स वायरस बनाने वाला था। हालांकि विल को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी। विल को अपना अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा था। उसने खुद को बचाने के लिए अब हर एक चीज को नैनो टेक्नोलॉजी से बदलना शुरू कर दिया। ये सब देख एवलिन भी घबरा गई। अब एवलिन भी कल्पना कर पा रही थी विल का मकसद क्या है। विल हर एक चीज में अपनी आत्मा डाल रहा था। वो दुनिया की हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहता था, यहाँ तक कि वो एवलिन के भी कॉन्शियसनेस को अपने सिस्टम में अपलोड करना चाहता था। ये पता चलते ही एवलिन विल की लैब से भागकर एक होटल में छुप गई। दूसरी ओर मैक्स एक अंडरग्राउंड सुरंग में मार्टिन से सोर्स कोड हासिल कर रहा था। उसी वक्त विल के नैनोबॉट्स हवा के जरिए जमीन से उठकर बादलों में चले गए। फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों के साथ ये नैनोबॉट्स पूरे शहर में फैल रहे थे। हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि टाउन के लोगों के शरीर तक में ये नैनोबॉट्स पहुंच गए। मैक्स अब विल के इरादे को पूरी तरह समझ चुका था, क्योंकि इतने सालों में पहली बार उस सूखी जमीन पर बारिश हो रही थी। इसी बीच मैक्स को पता चला कि एवलिन होटल में छुपी हुई है। मैक्स ने फौरन अपने साथियों के साथ एवलिन को वहां से उठा लिया और उसे अपने ठिकाने पे ले आया। फिर उसने एवलिन को दिखाया कि कैसे विल नैनोबॉट्स के जरिए पूरी दुनिया में फैल रहा था। ये नैनोबॉट्स बिल्कुल वायरस या बैक्टीरिया की तरह थे, जहां भी जाते खुद की नकलें बनाते जाते। मैक्स का मानना था कि जल्द ही विल इन नैनोबॉट्स के जरिए पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएगा। तब कुछ भी प्राकृतिक नहीं रहेगा। पेड़, पौधे, पानी, हवा सब कुछ विल के नियंत्रण में होगा और तब इंसान इंसान नहीं बल्कि मशीन बन जाएगा। एवलिन ने धीमे से कहा, विल ऐसा नहीं करना चाहेगा। मैक्स ने पलट कर कहा, मेरा यकीन करो एवलिन, वो विल नहीं है, वो कभी था ही नहीं। उसमें इंसानी भावनाएं बिल्कुल नहीं है। अब एवलिन को भी ये बात समझ आने लगी थी। उधर मैक्स वायरस बनाने में सफल हो चुका था। उसने वायरस को नैनोबॉट्स में अपलोड कर दिया, लेकिन अब चुनौती ये थी उसे विल के सिस्टम तक कैसे पहुंचाया जाए। एवलिन ने तभी एक आइडिया दिया। विल चाहता था कि वो मेरी कॉन्शियसनेस को अपने सिस्टम में अपलोड करे। अगर मैं ये वायरस अपने अंदर ले लूं, तो जब वो मुझे अपलोड करेगा वायरस भी उसके सिस्टम में पहुंच जाएगा। हालांकि ये एक तरह की खुशी थी, पर उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने एवलिन के अंदर वायरस डालकर उसे वापस विल के पास भेजा। इस दौरान मिलिट्री के सिपाही हथियारों के साथ तैयार थे। उधर एवलिन जब लैब पहुंची तो उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने उसके दिल दिमाग को झिझोड़ कर रख दिया। विल उसके सामने खड़ा था। हालांकि वो असली नहीं था, बल्कि नैनोबॉट से बना एक सिंथेटिक ह्यूमन था। एवलिन की आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी। उसने विल से कहा कि वो यहाँ अपलोड होने के लिए आई है ताकि वो हमेशा विल के साथ रह सके। लेकिन विल एवलिन की हार्ट बीट और उसकी हरकतों से समझ चुका था कि एवलिन झूठ बोल रही है। दूसरी ओर मैक्स, जोसेफ, ब्यूकनन और ब्री लैब के बाहर सब कुछ देख रहे थे। जब विल ने एवलिन को लैब के अंदर नहीं बुलाया तो उन्हें भी अंदाजा हो गया कि विल को एवलिन पर शक हो गया है। उन्होंने विल की लैब पर हमला शुरू कर दिया। मैक्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि एवलिन भी वहीं थी, लेकिन उन्हें एवलिन की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस विल को खत्म करना था। मैक्स एवलिन को बचाने के लिए निकल पड़ा। उसी वक्त एवलिन के ठीक पास एक धमाका हुआ जिससे एवलिन घायल हो गई। विल घबरा उठा। उसने एवलिन को उठाया और फौरन अंदर ले गया। एवलिन विल की आंखों में उसके लिए डर और चिंता साफ साफ देख पा रही थी। ऐसी भावनाएं जो सिर्फ एक फुली कॉन्शियस माइंड में ही हो सकती हैं। यानी वो सचमुच विल ही था, कोई इमोशनलेस एआई नहीं। विल ने धीरे से कहा, एवलिन, जैसा मैंने कहा था, लोग जिन चीजों को समझ नहीं पाते उनसे डरते हैं। मैं बस सबकी मदद कर रहा था, लेकिन लगता है अब इन्हें अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा। विल गुस्से में आ गया। पहले उसने अपने नैनोबॉट से मिलिट्री के सारे हथियारों को नष्ट कर दिया। फिर टाउन के सभी लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें एक साथ ले आया। उसने सारे सोल्जर्स को बंदी बना लिया। लेकिन तभी ब्री ने मैक्स पर बंदूक तान दी। वो विल से बोली, विल, अगर मुझे सुन रहे हो तो वायरस को अपने सिस्टम में अपलोड करो, वरना मैं इसे मार दूंगी। तभी टाउन का एक आदमी ब्री और मैक्स के पास आया। विल उस आदमी के दिमाग में था। उसने मैक्स से कहा, मेरे दोस्त, ज्यादातर सोलर पावर नष्ट हो चुके हैं। मेरे पास जितनी एनर्जी बची है उससे या तो मैं एवलिन को ठीक कर सकता हूँ या वायरस को अपने सिस्टम में अपलोड कर सकता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। एवलिन जानती थी कि मैक्स अपनी जान की फिक्र नहीं करेगा। वो पहले एवलिन को बचाएगा और खुद मारा जाएगा। एवलिन ने विल से कहा, हमने जो किया उसकी वजह से मैक्स की जान नहीं जानी चाहिए। विल मायूस हो गया। उसने एवलिन के जख्म को छूकर एवलिन को अपने सिस्टम में अपलोड कर दिया।
अब एवलिन विल की तरह नैनोबॉट्स की मदद से पूरी दुनिया को देख पा रही थी। एवलिन देख पा रही थी कि विल ने नैनोबॉट्स का बिल्कुल भी गलत फायदा नहीं उठाया था। उसके नैनोबॉट्स हवा, पानी और मिट्टी में भी थे। वे हवा से एयर पोल्यूशन को खत्म करके हवा को साफ कर रहे थे ताकि साफ हवा लोगों की उम्र बढ़ा सके। झीलों, तालाबों, नदियों के पानी को पीने लायक बना रहे थे ताकि दुनिया में कोई प्यासा न रहे। मिट्टी की उपज बढ़ा रहे थे ताकि पेड़ पौधे तेजी से बढ़े और जंगल वापस हरे भरे हो सके। ये सब देखकर एवलिन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विल की टेक्नोलॉजी धरती को साफ सुथरा कर रही थी ताकि कोई इंसान कभी बीमार न हो। पर अब विल का ये मकसद अधूरा ही रहने वाला था, क्योंकि एवलिन के विल में अपलोड होते ही वायरस भी उसके अंदर चला गया, जिससे एक ही झटके में विल, एवलिन के साथ साथ उसके बनाए सारे नैनोबॉट्स डिसेबल्ड हो गए। नैनोबॉट्स ने जिन लोगों को ठीक किया था वो फिर से पहले जैसे अपाहिज हो गए और इसके साथ ही खत्म हो गई दुनिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स और बिजली से चलने वाले सारे उपकरण। दुनिया से टेक्नोलॉजी का सफाया हो गया। उधर ब्री ने मैक्स को छोड़ दिया। मैक्स जब विल के लैब पहुंचा तो देखा कि विल और एवलिन दुनिया को अलविदा कह चुके थे। कुछ वक्त बाद मैक्स विल और एवलिन की यादों के साथ उनके पुराने घर लौट आया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। गार्डन्स में लगे सारे फूल मुरझा चुके थे, लेकिन तभी एक फूल पर पानी की एक बूंद गिरी और वो फूल फिर से खिल उठा। ये इस बात का सबूत था कि विल और एवलिन की चेतना अब भी कहीं जिंदा थी। नैनोबॉट्स के जरिए अब वो किसी मशीन या बिजली पर निर्भर नहीं थे, बल्कि प्रकृति के साथ एक हो चुके थे। वो अब हवा, मिट्टी, पानी हर जगह सांस ले रहे थे। शायद ये एक संकेत था कि अब एक नए युग की शुरुआत होगी, एक ऐसा युग जहां बुद्धि और प्रकृति एक साथ सांस लेंगी। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।